Hello friend, today's topic is crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें जानेंगे कि क्रॉप क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और हम कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो फूड जो होता है जो हमारे घर में बनता है, रोज़ हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और फूड बेसिक नेसेसिटी होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आदमी 10 से 12 दिन खाना नहीं खाता है तो वीकनेस आने लगती है। हाँ, तो वैसे ही फूड जो होता है, इसमें जैसे मेंशन भी किया गया है, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए फूड जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, वो बहुत ही ज़रूरत है फूड की। फूड जो बहुत ही ज़रूरी है। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एंड डिफरेंट मैनी मोर सच फंक्शन आर परफॉर्म्ड। तो हम जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो ये ग्रोथ के लिए भी फूड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो फूड बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करता है, बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, फूड से हम डिजीज़ से भी बच सकते हैं। तभी बोलते हैं कि आपकी थाली में एक प्रॉपर फुल ऑफ न्यूट्रिशन थाली ज़रूर लेनी चाहिए, उसका इंटेक आपकी बॉडी में ज़रूर होना चाहिए। तो उसमें प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स, जिंक, आयरन, ऐसी चीज़ें हर क्वांटिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होनी ही चाहिए आपकी बॉडी में, आपकी थाली में, ताकि वो जब आपकी बॉडी में पहुँचे तो प्रॉपर ग्रोथ आपकी बॉडी का हो सके। ठीक है। अमंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, उनमें से सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। और जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो या तो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। उसकी वजह से ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है। अपने खाने के लिए एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं या तो वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर, या वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे वो नोमैडिक पीपल्स होते थे। नोमैडिक पीपल्स कौन से लोग होते हैं? जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जिनके पास खुद का रहने के लिए जगह नहीं होती है। जो भी उनको मिल जाया करता था वो खा लिया करते थे। जैसे फ्रूट्स उनको फॉरेस्ट से मिल गया तो उन्होंने वो खा लिया, कोई एनिमल मिल गया उन लोगों ने उसकी हंटिंग की और उसको खा लिया। तो उनके प्रॉपर उनके लिए कोई थाली नहीं लगती थी, जैसे आजकल के लोग थाली लगा के खाना खाते हैं। वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड्स जो होता है, डिफरेंट क्यूजीन जो होती है हमारे थाली के अंदर हो सकती है, डेली की डाइट हमारी डिफरेंट हो सकती है। मगर नोमैडिक पीपल के साथ ऐसा नहीं होता था, जो भी उनको खाने के लिए मिल जाया करता था वो चीज़ खा लिया करते थे। वैसे ही वो लोग रहने के लिए भी उनका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं हुआ करती थी, जहाँ उनको रहने के लिए मिल जाया करता था वो वहीं पर रहना शुरू कर दिया करते थे। ठीक है। तो जैसे इसमें मेंशन भी किया गया है, नोमैडिक पीपल्स जो होते थे वो एट फ्रूट्स खाया करते थे, वेजिटेबल खाया करते थे। कहाँ से? फॉरेस्ट से। या तो वो एनिमल्स को हंट कर दिया करते थे, हंटिंग मतलब एनिमल को मार के उसको खा लिया करते थे। ठीक है। अब आता है लेटर पीपल। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होने लगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, फिर लोग वागों ने अपना खाना खुद ही बनाना शुरू कर दिया। लेटर पीपल लर्न फार्मिंग, एग्रीकल्चर करना सीख गए। बाद के लोग, नोमैडिक पीपल्स के बाद के जो लोग थे, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। उनको पता लग गया कि वो जो खाना खाना चाहते हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुछ एनिमल को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया फॉर देयर फूड नीड्स। कुछ जैसे मिल्क के लिए उन्होंने काऊ का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, गॉट का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, वूल के लिए उन्होंने शीप का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, मीट के लिए उन्होंने हैन का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, एग्स के लिए उन्होंने हैन का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। तो डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, घर में ही पालना शुरू कर दिया। इससे उनको क्या हुआ, इससे उनके खाने में वेराइटीज़ ऑफ फूड्स इंक्लूड होने लगे। उनके पास अब चॉइस थी कि वो क्या खाना चाहते हैं और क्या नहीं खाना चाहते हैं।
तो फिर क्या हुआ कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो सिंपल लोग थे, वो लोग फूड को जहाँ से जो मिल जाया करता था वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया करते थे। वो ज़्यादा इधर उधर या अपने खाने को ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ फूड नहीं रखते थे। अपनी थाली में जो उनको मिल जाया करता था वही खा लिया करते थे। मगर आज के लोगों में ऐसा नहीं है। आज के जो लोग हैं वो वेराइटीज़ ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं। फूड्स जो है, पहले के लोग फूड गैदरर हुआ करते थे, पहले के लोग फूड गैदर करते थे। अब लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद बनाया करते हैं। ठीक है। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर जो होता है वो अप्लाइड साइंस होता है। एक तरीके की एग्रीकल्चर भी एक तरीके की साइंस होती है जो डील करती है, किसके साथ डील करती है? मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के साथ डील करती है एंड एनिमल्स के साथ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशन मेंशन किया गया है, मगर देखा जाए तो यहाँ पर एनिमल कंजम्पशन होना चाहिए। वो हम एग्रीकल्चर एनिमल्स के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कनाडा हो गया, कनाडा में स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए भी एग्रीकल्चर किया जाता है। वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं जिनको बुचर करने के लिए लेके जाया करता है, उससे पहले उनके लिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, जिसको वो उनको एनिमल्स को दिया जाता है, जिससे उनकी फैटनिंग होती है एंड देन दे बुचर्ड, फिर उनको मारा जाता है फॉर मीट प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर उनके लिए स्पेसिफिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। एक उनके लिए अलग से एग्रीकल्चर फार्म होता है, उसमें प्रोड्यूस किए जाने वाले जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन होता है वहाँ का, वो सब वहाँ के एनिमल्स को दिया जाता है ताकि वो फैटनिंग हो सके उन एनिमल्स की और फिर उससे मीट प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है। तो अब इसमें जैसे मेंशन किया गया है कि क्रॉप प्रोडक्शन, पोल्ट्री एंड फिशिंग, सेरिकल्चर्स कम्स अंडर एग्रीकल्चर। तो ये सब जितनी भी चीज़ होती हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन, पोल्ट्री, फिशिंग, सेरिकल्चर, ये सब जो होता है वो एग्रीकल्चर में आता है। अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप जो होता है वो प्लांट्स होते हैं जो कि सेम तरीके के होते हैं, सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं एट वन प्लेस। एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट को उगाया जाए और वो सेम काइंड के हुए और लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाए फॉर द कंजम्पशन। ठीक है, उसी को क्रॉप बोला जाता है ना। इंडिया के अंदर क्रॉप पैटर्न्स जो होता है दो तरीके की ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इंडिया के अंदर क्रॉप पैटर्न्स, लाइक खारिफ एंड दूसरा होता है राबी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइम पीरियड पे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो सो किए जाते हैं रेनी सीजन में, उनको उगाया जाता है बरसात के मौसम में। जब बरसात आती है तभी उनको ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाता है। बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन, इंडिया के अंदर मानसून सीजन जून जुलाई में आ जाता है। मिड ऑफ जून में स्टार्ट हो जाता है। खरीफ सीजन पे ही ऐसी क्रॉप उगाई जाती है। एंड हार्वेस्ट कब किया जाता है, उनकी कटिंग कब की जाती है? हार्वेस्ट मतलब कटिंग होती है। उनकी कटिंग कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में किया जाता है, जब उनकी मानसून का जो पीरियड होता है, मानसून सीजन जो होता है वो ख़त्म होने वाला होता है, तब जाके उनकी कटिंग कर दी जाती है। तो ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन होती है खरीफ सीजन में। अब आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि खरीफ सीजन में क्या क्या उगाया जा सकता है। जैसे कि राइस, मेज़, सोयाबीन। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं ये कब उगाई जाती हैं? ये सो की जाती है रेनी सीजन में। इनका प्रोडक्शन जो होता है वो रेनी सीजन में होता है। अब राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। राबी क्रॉप क्या होता है? राबी क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता है वो विंटर सीजन में होता है। ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको उगाया जाता है बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन, मतलब विंटर सीजन जैसे ही शुरुआत होने वाली होती है वैसे ही इनको उगाया जाता है। और ये कब उगाई जाती है? नवंबर और अक्टूबर के टाइम पे। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनको काटा कब जाता है? ये मार्च और अप्रैल के टाइम पे इनकी कटिंग होती है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया और लिनसेट हो गया, लिनसीड हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है राबी क्रॉप के। ये कुछ एग्जाम्पल है राबी क्रॉप्स के। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे।
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में 7 स्टेप मेंशन किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर करने के टाइम पे याद रखना। पहला स्टेप जो होता है वो सॉइल की प्रिपरेशन होता है। सॉइल को पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, सिलेक्ट किए जाते हैं सीड्स, कौन सी चीज़ उगाई जाएगी उसके जो सीड्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनको उगाया जाता है। थर्ड स्टेप जो होता है, उनको सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन, सनलाइट, मैन्योरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इरिगेशन, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप को, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फिफ्थ स्टेप होता है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप अगर अभी हमने सीड उगाया और वहाँ पर क्रॉप उगने लगी तो उसकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये फिफ्थ स्टेप हो गया हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। सिक्स्थ स्टेप जो होता है वो हार्वेस्टिंग होता है। अब हमारी क्रॉप उग गई है तो अब उसको हम काटेंगे, ठीक है, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। एंड द सेवेंथ स्टेप जो होता है वो स्टोरेज होता है। अगर हम स्टोर ढंग से नहीं करेंगे तो जितना भी हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है वो सही से अगर स्टोरेज नहीं किया गया तो हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बारे में हम अब इन सारे स्टेप्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तैयारी, ठीक है। पहला स्टेप होता है प्लांट्स को उगाने के लिए, क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सॉइल को तैयार करना होता है, ठीक है। और इसमें स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जैसे लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। लूजनिंग मतलब सॉइल को ढीला करना और उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करना। तो टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये जो टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल हम कैसे कर सकते हैं, वो प्लोइंग के थ्रू कर सकते हैं या हम लेवलिंग के थ्रू। प्लोइंग एंड लेवलिंग डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में डिफरेंट स्टेप जो होते हैं, पहले प्लो करते हैं फिर लेवल करते हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग जो होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल को ही प्लोइंग बोलते हैं। प्लोइंग इधर डन बाय, प्लोइंग जो होता है या तो वो करा जाता है बुल के थ्रू, या उसको आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाता है वो है ट्रैक्टर के थ्रू भी किया जाता है प्लोइंग, ठीक है। फिर इससे बेनिफिट क्या क्या होते हैं? लूजनिंग ऑफ सॉइल से बेनिफिट जो होते हैं वो कुछ, सॉइल अगर लूज होगी तो वहाँ पर प्रॉपर स्पेस होगा, एयर स्पेस बहुत अच्छा होगा, तो प्लांट के अंदर एयर क्रॉप प्रोडक्शन जो होगी उसमें हवा जो होगा बहुत इजीली पास हो सकती है, ठीक है। लूज सॉइल को जो होता है वाटर को होल्ड बहुत ज़्यादा टाइम तक कर सकती है। फिर लूज सॉइल जो है हेल्प करती है रूट को पेनिट्रेट करने में डीपर, ज़्यादा गहराई तक अगर रूट जाएगी तो प्लांट जो होगा वो फर्मली, वो स्ट्रांगली खड़ा रहेगा, वो इजीली डैमेज नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा। अगर हवा चली तो वो ख़राब नहीं होगा या पानी की वजह से वो ख़राब नहीं होगा। वो अगर डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट होगा तो वो फर्मली जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो आराम से खड़ी रहेगी। लूज सॉइल जो होता है वो मिक्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इजीली, तो उसमें अगर हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालेंगे तो लूज सॉइल में वो आराम से मिक्स हो जाएगी, तो ये भी इसका एक एडवांटेज होता है। फिर आते हैं कि लूज सॉइल जो होता है इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। वीड्स जो होते हैं हम आगे बताएंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो उग जाते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। अगर हम क्रॉप को यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप जो है वहाँ यहाँ लगा हुआ है, तो इनके साइड में वीड उग जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको वीड्स बोलते हैं। तो उनको भी इजीली रिमूव कर सके अगर लूज सॉइल होगी तो वो भी आराम से निकाले जा सकते हैं। वाइल टर्निंग प्लोइंग, न्यूट्रिशन जो होते हैं रिच सॉइल इज बॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ द सॉइल। जब हम टर्निंग कर रहे होते हैं या प्लोइंग कर रहे होते हैं तो न्यूट्रिशन रिच जो सॉइल होती है जो कि नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, तो न्यूट्रिशन भी नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है हमारा प्लोइंग का। अब प्लोइंग के बाद हम पढ़ेंगे कि लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग जो होता है आफ्टर प्लोइंग लेवलिंग इज डन।
ठीक है। लेवलिंग सेकेंड स्टेप होता है, सबसे पहला हम प्लोइंग करेंगे फिर लेवल करते हैं। लेवलिंग में जो होता है प्रेस करते हैं, जो सॉइल हमने लूज़ किया है वो हल्का हल्के से हम प्रेस करते हैं। या तो हम इसको वुडन प्लैंक की हेल्प से प्रेस कर सकते हैं या हम आयरन लेवलर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आयरन लेवलर वी कैन लेवल द सॉइल। दो तरीके से हम लेवलिंग कर सकते हैं। लेवलिंग जो होती है उसके करने की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों की जाती है, ये सब हमने इन पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। तो लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। प्लोड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स डैट नीड टू बी क्रश्ड। जो भी प्लो की गई है लैंड को, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, तो वो पत्थर नहीं, मिट्टी का पत्थर हो सकता है, तो उसको पीस को जो बन गया है उसको क्रश करने के लिए प्लोइंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है। लेवलिंग जो होती है वो सॉइल इरोजन होने से बचाती है। सॉइल इरोजन क्या होता है, या तो आपका फील्ड है, ये फील्ड है आपका, और यहाँ पर आपने सीड डाल दिए हैं अलग अलग जगह पे। अगर आपने इरिगेशन किया, यहाँ पर पानी भरा फील्ड में, और आपने मिट्टी को आराम से दबाया नहीं गया है या लेवलिंग नहीं की गई है उस फील्ड की अच्छे से, तो क्या होगा, ये अपर लेवल पे जो न्यूट्रिशन हम लेके आए थे विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग, वो क्या होगा, इस रनिंग वाटर की हेल्प से ये ऊपर का न्यूट्रिशन उसके साथ साथ चला जाएगा, जो कि हमारे सीड को उगने में मदद नहीं करेगा। फिर हमारा जो सीड्स होगा या हमारी जो क्रॉप होगी वो आराम से नहीं उग पाएगी। इसलिए सॉइल जो इरोजन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। लेवलिंग जो होता है हेल्प करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मेन्योर। लेवलिंग से हम जो आराम से, अगर हमने यहाँ पर लेवल कर दिया है, यहाँ की जो सॉइल है उसको हमने आराम से लेवलिंग कर दिया है, तो वाटर जो हम यहाँ पर पानी डालेंगे वो आराम से यूनिफॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। मेन्योर डालेंगे तो वो इवनली स्प्रेड होगा, हर जगह सही मात्रा में इक्वल क्वान्टिटी में पूरे फील्ड में डिवाइड होगा। तो लेवलिंग का ये भी एडवांटेज होता है। अब क्या, हमने सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या था, ये सेकेंड स्टेप था सिलेक्शन ऑफ सोइंग सीड। कैसे हम सीड को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने फील्ड को तो तैयार कर लिया, अब हम सीड को क्या कौन सी चीज़ हम उगाना चाहते हैं उसको तैयार करेंगे, उसको चुनेंगे, कौन सा सीड, क्या चीज़ उगाना है हमको, उसको तैयार करेंगे। उस सीड को हम परचेज़ करेंगे, या ऐसा भी होता है कि मार्केट जाके किसान लेके आता है सीड, या पिछले साल जो उसने क्रॉप उगाई होती है उसमें से ही सीड निकाल लिए जाते हैं और इस साल उसी को, उन सीडों को ही यूज़ किया जाता है दोबारा दूसरी एग्रीकल्चर की फील्ड को तैयार करने के लिए। आफ्टर सोइंग प्रिपरेशन, आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ द सीड्स। हमने जैसे सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो सिलेक्ट करो कौन सा सीड हम उगाना है और उसको वहाँ पर सो करेंगे। ठीक है। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, हमें ये पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ही उगाए जाते हैं। तो वाइल सिलेक्टिंग सीड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन केयर। अब सीड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसको भी सिलेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीड शुड बी सिलेक्टेड। वो साफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही सीड को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड, पहले ही उस सीड को फंगिसाइड से ट्रीट कर लिया जाना चाहिए। फंगिसाइड क्या होता है, केमिकल डेट किल्स डिजीज यूजिंग फंगई। तभी जैसे आप खाना फ्रूट्स वगैरह लेके आते हो तो बोला जाता है कि उसको पहले से ही धो लेना चाहिए, वैसे ही सीड को भी अच्छे से फंगिसाइड से वॉश किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें कोई भी अगर डिजीज़ हो तो वो हट जाए। ठीक है। सोइंग ऑफ सीड इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग क्या होता है कि यह आपका फील्ड है, आपने यहाँ पर जो सीड है वो थोड़ा सा डिग किया, इसको थोड़ा सा गड्ढा किया और यहाँ पर आपने सीड डालना शुरू कर दिया, तो इसे ही क्या बोलते हैं, सोइंग ऑफ द सीड बोलते हैं। फिर सीड हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ। अब सीड को उगाने का भी एक तरीका होता है, वो अच्छे से सही डेप्थ पे उगाना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए सीड, ना ही वो ज़्यादा गहराई पे होना चाहिए। तो सीड की जो डेप्थ होनी चाहिए वो भी मेजरेबल होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हो कि वो भी एग्जैक्ट डेप्थ पे होने चाहिए, तभी प्लांट उगता है। ठीक है। एट राइट इंटरवल so that they get proper air, sunlight and nutrients.
तो प्लांट्स जो सीड को उगाया है वो उस डेप्थ पे उगना चाहिए जहाँ पर उसको प्रॉपर एयर मिले, सनलाइट मिले और न्यूट्रिएंट मिल सके, है ना। तो वो उस उतनी ही डेप्थ पे उगाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ये एयर हो गया, सनलाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये सब आराम से काम कर सकें एक सीड के ऊपर, तो वो एक प्रॉपर डेप्थ में ही होना चाहिए। सीड का जो सोइंग होनी चाहिए वो प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए। सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय, अब सीड जो है वो हमने फील्ड में कैसे सो किया जाता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, कुछ ट्रेडिशनल स्टेप्स होते हैं। सीड ड्रिल की हेल्प से भी आप सो कर सकते हैं या आप ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो हम राइस में करते हैं। अभी हम ये सब डीप में पढ़ेंगे